Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 31st of January. First of all, let's understand which all editorial we have to discuss today. देखिए सबसे पहले we have to talk about a great personality that is महात्मा गांधी. Now he was one such person जिनको आप किसी भी एक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं, एक कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस स्कूल ऑफ थॉट से महात्मा गांधी आते थे, बिकॉज ही हैड हिज ओन व्यूज एंड ही हैड हिज ओन परसेप्शन फॉर एवरी सिंगल थिंग इन हिज लाइफ. That is why we have a separate school of thought that is called as Gandhian school of thought. तो इसका मतलब क्या है? He actually surpassed all his previous जितने भी philosopher, जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी फिलोसफर थिंकर्स थे, उन सबसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं. तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के थ्रू हम उनके कुछ व्यू पॉइंट्स को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. एंड सेकंड एडिटोरियल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, इट इज अबाउट रशिया और यूक्रेन के जो टेंशंस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं उसको डीस्केलेट करने की बात की जा रही है, जहां पर फ्रांस, यूएसए एंड डिफरेंट जर्मनी एंड डिफरेंट यूरोपियन पावर जो है एक साथ आकर रशिया को यहां पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है दैट दे शुड एक्चुअली डीमिलिटराइज द यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसको. ठीक है, ये दो मेन एडिटोरियल है जो हम आज बात करने वाले हैं. इसके अलावा देखिए दिस पर्टिकुलर जो एडिटोरियल है दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट द इक्विटी इन द बजट, किस तरीके से हम इक्विटी को यहां पर मैनेज कर सकते हैं. बट अगर आपको ध्यान होगा पिछले कुछ एडिटोरियल्स के अंदर हम लगातार जो हमारा बजट जो कल आने वाला है 1 फरवरी को, उससे पहले क्या क्या चीजें हम ध्यान रख सकते हैं स्पेशली वुमेन के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र के अंदर जो 112 जो एमपी जो 12 एमपीज थे उनको 1 ईयर के लिए जो सस्पेंड कर दिया गया था उसको रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया. तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में बात की हुई है. ठीक है, इसके अलावा दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट म्यांमार का इंटरनल पॉलिटिक्स. तो ये हमारे किसी काम का नहीं है एंड दिस इज जस्ट अ नोट टू द फाइनेंस मिनिस्टर, सो दैट इज ऑल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये दो एडिटोरियल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, तो हम इसे प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन. नाउ महात्मा गांधी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फेमस पर्सनालिटी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट एनिग्मेटिक पर्सनालिटी जो कि हमारे वर्ल्ड ने आज तक के लिए देखा है. ठीक है, नाउ देखिए 30th ऑफ जनवरी यानी कि कल वाज द 74th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधीज डेथ. ठीक है, नाउ दिस प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है दैट वी कैन ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन जो कि महात्मा गांधी एक वर्ल्ड हिस्ट्री के फिगर पे, नॉट जस्ट इन द इंडियन हिस्ट्री बट एक पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अपना एक छाप छोड़ कर गए हैं. उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, उस पर्टिकुलर इमेज को हम समझने की कोशिश करते हैं. नाउ देखिए एक चीज आपको समझना है, जब भी हम किसी हिस्टोरिकल फिगर का प्रेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा उनकी क्वालिटीज को शो करते हैं. हम हमेशा उनको मतलब एग्जैक्टली हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो था उसकी ये एक पर्टिकुलर क्वालिटीज थी एंड दैट इज व्हाई ही वाज सो ग्रेट. बट महात्मा गांधी को अगर आप देखेंगे, महात्मा गांधी वाज इन हिमसेल्फ अ एनिग्मेटिक फिगर बट साथ ही साथ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फिगर है. Now what disturbing? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड कि डिस्टर्बिंग फिगर इज नॉट रिटन इन अ नेगेटिव सेंस बट ये बहुत ही पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है. इट एक्चुअली सिग्निफाइज कि हम आज तक महात्मा गांधी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं एंड दैट इज व्हाई हिस्टोरिकल जो साइंटिस्ट होते हैं, जो फिलोसॉफिकल साइंटिस्ट होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फिगर है बिकॉज महात्मा गांधी इन हिमसेल्फ इज नॉट द एंड. महात्मा गांधी के जो थॉट्स है मतलब वो अपने आप में ही एक पूरी की पूरी एक डिफरेंट स्टडी का मैटर है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सो वास्ट. उसके उनके जो थॉट्स है वो इतने वास्ट हैं जिनको हम एक बार में कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. That is why author says him as a disturbing figure because उनको हम आज तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए. Because he always used to think out of the box. वो हमेशा कभी भी वो रेडिकल चीजों को बिलीव नहीं करते थे, जो चीजें सामने रखी हुई हैं उसको कभी बिलीव नहीं करते थे. He always used to think out of the box. वो अपने खुद के सॉल्यूशंस निकाला करते थे. जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं, आपको याद होगा ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया राइट इन अराउंड 1915. जब महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं इंडिया के अंदर 1915 में आते हैं और व्हेन ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल एक्चुअली कैंपेनिंग, तो आपने देखा होगा उससे पहले हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिज्म ऑलरेडी चल रहे थे. मिलिटेंट नेशनलिज्म हो रहा था, हमारे यहाँ पर मॉडरेट्स जो कि कांग्रेस के पार्ट थे सब अपने अपने तरीके से यहाँ पर देश को आजादी मतलब दिलाने की कोशिश कर रहे थे. बट द पॉइंट इज व्हेन महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 ही एक्चुअली स्टार्टेड हिज ओन कैंपेन दैट वाज नॉन वायलेंस एंड अहिंसा. मतलब नो वन इवन थॉट कि नॉन वायलेंस से हमें कभी आजादी मिल सकती है बट हियर वी आर. हम ऑलरेडी 75 साल हमें कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी आजादी मिले हुए. तो दैट एक्चुअली मींस कि इनके पास अपने खुद के मींस थे और उस मींस के वो मतलब उस पर्टिकुलर मींस से वो अपने रिजल्ट्स को निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानते थे. दैट इज व्हाई द राइटर सेज कि ही ऑलवेज यूज्ड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. वो हमेशा हट के सोचते थे. ठीक है, एक ऐसे मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन वो इतने अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते थे, रीड कर सकते थे जो शायद कोई और नहीं कर सकता था. इसलिए ऑथर उनको एक ओपन माइंडेड और एक सॉफ्ट रीडर कहते हैं. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट का, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कैटेगरी को वो बहुत ही आसान से एक टाइप के ओपन माइंड रख के हमेशा सोचते थे और बहुत ही सॉफ्ट रीडर थे. इसका मतलब क्या है, बहुत ही एक अलग तरीके से हर एक प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते थे. ओपन माइंडेड देखिए होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. ओपन माइंडेड का सीधा सा मतलब होता है व्हेन यू एनकाउंटर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू डोंट हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट दैट. मतलब मान लीजिए कि आपको कोई इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में पहले से दिमाग में लेके मत बैठिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है या फिर बहुत ही इजी है सॉल्व करना. जस्ट
थिंक अबाउट दैट, आप एक ओपन माइंडेड होकर उसके बारे में सोचिए एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो. इन दिस रिगार्ड महात्मा गांधी सॉ हिज प्लेस अमंग द वीकेस्ट आल्सो एंड द पुअरेस्ट आल्सो. वीकेस्ट लोग वो जो कि अपना आवाज नहीं उठा पाते थे इससे पहले 1915 से पहले. देखिए हमारे सारे के सारे जो मतलब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो लोग हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते थे. बट व्हाट हैपेंड जस्ट इन 19 मतलब जस्ट 3 से 4 सालों के अंदर 1990 1920 होते होते उन्होंने एक नेशन वाइड मूवमेंट चला दिया जिसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सोसाइटी, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द जो हमारे समाज का पार्ट था सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया. इसका मतलब क्या है, ही एक्चुअली न्यू हाउ टू टेक पीपल अलॉन्ग विद हिम. ही देखिए वो एक लीडर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लीडर वो एक अलग टाइप के लीडर थे जहां पर वो कभी भी खुद को मतलब वो सिर्फ लीड नहीं करते थे, वो लोगों के साथ रहते थे. उनका जो नोशन था अबाउट पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स को हमेशा वो जस्टिस के साथ रिलेट करते थे और ट्रुथ के साथ रिलेट करते थे. उनका मानना यह था दैट पॉलिटिक्स एंड ट्रुथ दे कैन नॉट लिव अपार्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटिक्स और जो ट्रुथ है वो मतलब सेपरेट रहे. पॉलिटिक्स को हमेशा ट्रुथ के साथ वो सी करते थे. अभी के टाइम में आप देखिए तो क्या आपको पॉलिटिक्स और ट्रुथ साथ में दिखता है? क्या आपको लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो हर एक इलेक्शन के टाइम में जो डिफरेंट कैंपेनिंग करते हैं, जो वादे करते हैं, क्या वो ट्रुथ से मतलब ट्रुथ से भरा होता है या फिर वो अपने खुद के जीत के लिए सेल्फिशनेस से भरा होता है? राइट, इसके बारे में ध्यान से सोचिए. बट अगर आप महात्मा गांधी को देखेंगे, ही ऑलवेज सॉ कि जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स के अंदर दो चीजें हमेशा होनी चाहिए. फर्स्ट इज जस्टिस. जस्टिस का मतलब है एवरी सिंगल पर्सन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड इज ट्रुथ. मतलब कोई भी चीज हमें गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए, गलत माइंड से नहीं करनी चाहिए. इसका सीधा सा मतलब महात्मा गांधी का ये था दैट द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो सबसे नीचे वाले वर्ग के जो लोग हैं, दे शुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटी एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल. जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल है एक पर्टिकुलर समाज के अंदर, उनको जितना राइट्स मिल रहा है एक वीक पर्सन को उतना ही नो राइट्स मिलना चाहिए. इसीलिए दैट इज वाई देखिए गांधी जी को जो मोस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं वो भी उनको सेलिब्रेट करते हैं, बट साथ ही साथ जो वीक होते हैं, ऐसे जो डिफीटेड लोग होते हैं वो भी इनको सेलिब्रेट करते हैं. क्यों? देखिए पावरफुल लोग जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उनको सपोर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज गांधी जी ऑलवेज वांटेड एवरी सिंगल पर्सन टू वर्क ऑन हिमसेल्फ. बिकॉज देखिए एक पर्सन पावरफुल है इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिकली हो सकता है कि उसके पैसे बहुत हो, राइट, हो सकता है कि वो फिजिकल वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट द पॉइंट इज कि गांधी जी एक्चुअली टॉट देम टू हाउ टू बी मेंटली कैसे पावरफुल हो सकते हैं, मेंटली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, वो चीज सिखाया. इसलिए गांधी जी को जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उनको सेलिब्रेट करते हैं. बट साथ ही साथ जो वीक सेक्शन था सोसाइटी का हमारा, उनको भी काफी ज्यादा अपलिफ्ट किया गांधी जी ने. उनको इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां से वीक्स ने खुद को लॉन्च करना स्टार्ट किया. नाउ दैट इज वाई गांधी जी जो इनको सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज बाई बोथ जो पावरफुल लोग हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल है वो भी, और जो वीक पीपल जो डिफीटेड लोग हैं वो भी. नाउ अभी माना जाता है कि देखिए जितने भी विक्टोरियस लोग हैं, ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, उनके खुद के हिस्ट्रीज के अंदर, उनके नैरेटिव्स के अंदर गांधी जी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आते हैं. क्यों? देखिए एक मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेशन, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मान लीजिए जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में थी, वो अपने हिस्ट्री के अंदर गांधी जी को इतना ज्यादा रिलेट क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज गांधी जी सेड कि आप प्रॉफिट मोटिव को छोड़ दीजिए, आप यहां पर सोसाइटी का बेनिफिट देखिए, सोशल वेलफेयर देखिए. अगर आप सोशल वेलफेयर प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो कॉर्पोरेट जो बेनिफिट हो रहा है वो हो जाएगा. बट आपको तो पता है जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं दे वर्क फॉर अ सिंगल थिंग दैट इज प्रॉफिट मोटिव. लेकिन गांधी जी का यहां पर कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट थे. गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर पावरफुल है कॉर्पोरेट बेसिस पे तो वो सिर्फ खुद के लिए मतलब स्ट्रांग होता रहे. वो चाहते थे एक्चुअली पूरी की पूरी समाज उनके साथ अपलिफ्ट होना स्टार्ट कर दे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कंटिन्यू टू रीड गांधी? हम क्यों उन्हें अभी भी मतलब उनके बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, हम क्यों उन्हें अभी भी एडमायर करते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज ही हैज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन? इट वाज सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, आपको ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस हु इज ऑफन सेड, एक देखिए बहुत बड़ी एक टाइप का मिसलीडिंग है, एक टाइप का मिसनॉमर है कि ऐसा कहा जाता है कि बोस और गांधी की बनती नहीं थी, मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस थे. इसमें कोई डाउट नहीं है कि बोस और गांधी की उतनी अच्छी नहीं बनती थी, बट द पॉइंट इज बोस एंड गांधी बोथ रिस्पेक्टेड ईच अदर. दोनों का मतलब देखिए दोनों को ये पता था कि बोस जो है एक टाइप के वायलेंट रास्ता अपना रहे हैं और गांधी जो नॉन वायलेंस है उसको साथ लेके चलते हैं. बट द पॉइंट इज कि बोस रिस्पेक्टेड गांधी एंड गांधी रिस्पेक्टेड बोस. ठीक है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है. नेवर एवर थिंक कि गांधी जी बोस की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, फिर बोस जो है गांधी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे. एक्चुअली ही मतलब इट वाज बोस, सुभाष चंद्र बोस हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन ऑन एन ऑल इंडिया रेडियो. ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ये है कि हम गांधी जी को अभी भी इतना रीड क्यों करते हैं, हम इनके थॉट्स को इतना ज्यादा पढ़ते क्यों हैं? नॉट बिकॉज ही इज द फादर ऑफ द नेशन बट बिकॉज इट डिस्टर्ब्स अस. हाँ, वो डिस्टर्ब करते हैं हमें, मतलब किस तरीके से? देखिए अगर हमारे समाज के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि ऑप्रेसिव है, जो कि एग्रेसिव है, जो कि हमारे ओपन अथॉरिटी को मतलब जो हमारी अथॉरिटी है उसको मेंटेन करना चाहता है, मतलब लोगों के फ्रीडम को कोई कटेल करना चाहता है, तो उसके गांधी जी हमेशा अगेंस्ट थे.
गांधी जी कभी भी एक पर्सन के फ्रीडम को कटिल करने के साथ में नहीं रहे। गांधी जी हमेशा एक ओपन सोसाइटी चाहते थे। ही ऑलवेज वांटेड पीपल टू स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। ही ऑलवेज वांटेड पीपल कि जो अपने लिए खुद का रास्ता बनाए और साथ में अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी रास्ता बनाए। सो गांधी जी जो थे ना, वो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एनिग्मेटिक पर्सनैलिटीज, बिकॉज वो अपने साथ साथ जो अपने नीचे के लोग हैं, हरिजन्स जो थे, जो पुअर लोग थे, उन सबको अपलिफ्ट करना जानते थे और उसको करने के लिए काफी कुछ वो करते भी थे। नाउ गांधी जी की अगर आप लाइफ देखेंगे, दैट वाज फुल ऑफ सिंप्लिसिटी। वो एक सादा जीवन उच्च विचार। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट गांधी जी's लाइफ। सादा जीवन का मतलब क्या है? एक सिंपल लाइफ, बट विचार हमेशा उच्च होने चाहिए। दैट सिंपली मींस कि हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बट हमारी थिंकिंग जो है बहुत ही हाई होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो बिकॉज एक एरोगेंट और एक अनचेक्ड सिविलाइजेशन जैसे कि इंडिया में माना जाता था उस पर्टिकुलर टाइम में, या फिर अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे, देखिए वर्ल्ड हमारे कहीं ना कहीं एक एरोगेंसी के बीच में फंसा हुआ है, एक अनचेक्ड मतलब सिविलाइजेशन के बीच में फंसे हुए हैं, जहां पर हम एक दूसरे से फाइट करने में हमेशा लगे रहते हैं। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम गांधी जी वाज एग्जांपल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ही वाज अ पर्सन जो कि अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपल रखते थे। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ही ऑलवेज चोज सिंप्लिसिटी। एंड सेकंड चीज, ही ऑलवेज चूज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ही नेवर डिड एनीथिंग जो कि वो छुप के करते थे, कभी भी कुछ नहीं किया। जो उन्होंने किया है सब कुछ बिल्कुल सामने किया है, पब्लिक के लिए किया है और पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए किया है। नाउ गांधी जी की अगर आप सिंप्लिसिटी को देखेंगे, वो उनके डीड्स में जो काम करते थे उसमें तो दिखता ही था, उनके एक्ट्स में दिखता था, बट मोस्टली उनके मोड ऑफ लाइफ में दिखता था। जिस तरीके से वो अपने जीवन को जीते थे उस तरीके में एक्चुअली उनकी सिंप्लिसिटी दिखती थी। ठीक है, अगर हमें गांधी जी से कुछ सीखना है, वी कैन एक्चुअली थिंक कि हमें कभी भी सामने वाले को कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू प्रूव आवरसेल्व्स। गांधी जी नेवर ट्राइड टू प्रूव हिमसेल्फ। गांधी जी जस्ट लिव्ड हिज लाइफ एंड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। अनलाइक मोस्ट ऑफ अस, देखिए गांधी जी का अगर आप लाइफ देखेंगे, हम अभी के टाइप में क्या करते हैं, अभी के टाइम में जो लोग हैं दे आर एक्चुअली स्टक इन अ कॉर्पोरेट माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? एवरी सिंगल पर्सन वांट्स टू गेट सक्सेसफुल, राइट? हम देखिए, आप हो, मैं हूं, कोई भी पर्सन जो है, एक्चुअली वी वांट टू गेट सक्सेसफुल। हम चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़े, इवन मतलब अगर वो इस कॉस्ट पे भी हो कि हमारे साथ वाला नीचे रह जाए, तो इस कॉस्ट पे भी हम हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये आज की मेंटालिटी बन चुकी है। बट द पॉइंट इज, ये जो हमारी कॉम्पिटिशन एंड सक्सेसफुल, ये इन सबका जो लाइफ है ना, गांधी जी के लिए इन सबकी कोई भी मीनिंग नहीं थी। इट डिड नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये उनके लिए कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, बिकॉज गांधी जी इतनी ज्यादा सिंपल लाइफ जीते थे, इतनी ज्यादा मतलब जीते थे कि शायद हम कभी गांधी जी को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। गांधी जी के जो थॉट्स थे, दैट वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। ही वाज इन 1940s 1930s में वो रहते थे, और उस टाइम में जो लोगों की सोच थी उसके हिसाब से वो ऑलरेडी बहुत आगे थे। अगर आप गांधी जी के उस टाइम की लाइफ के बारे में सोचेंगे, गांधी जी को ज्यादा मजा इस चीज में आता था कि हाउ ही कैन परस्यू लेस। मतलब वो ज्यादा चीजों के बारे में कभी एम्बिशन ही नहीं करते थे। गांधी जी ऑलवेज एम्बिशन फॉर द लेस, मतलब हमेशा लेस चीजों को, कम के लिए हमेशा उन्होंने परस्यू किया है। ही ऑलवेज चोज कि देखिए, गांधी जी का एक स्टेटमेंट था दैट ही सेज कि इस वर्ल्ड के अंदर जो रिसोर्सेस हैं दैट इज इनफ। हमारे वर्ल्ड के अंदर जो रिसोर्सेस है दैट इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स, बट इट इज नॉट इनफ फॉर इवन अ सिंगल पर्सन्स ग्रीड। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर जिसकी मतलब जितनी जरूरत है, अगर उसके हिसाब से दे, तो हमारे वर्ल्ड के पास बहुत रिसोर्सेस हैं। बट अगर एक पर्सन यहाँ पे लालची हो जाए और वो सारे रिसोर्सेस को अपने पास मतलब रखना स्टार्ट कर दे, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि गांधी जी ये चाहते थे कि हर एक पर्सन जो है अपने साथ साथ पूरे समाज के बारे में सोचे, सबके बेनिफिट के बारे में सोचे। देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, ऑल दो गांधी जी को देखेंगे बहुत सारे लोगोस के अंदर यूज होता है, जो हमारा एम्बलम है उनके अंदर यूज होता है, नोट के अंदर यूज होता है, बट स्टिल कॉर्पोरेट्स फियर हम। क्यों? बिकॉज गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ही एक्चुअली रोल्ड अप द माउंटेन, ताकि जो वीक लोग हैं, जो नीचे मतलब जितने भी लोग हैं, जो वीक लोग हैं, उन सबको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो भी ऊपर उठ सके और अपनी लाइफ को प्रॉपरली वहां पर मेंटेन कर सके, अपने मॉरल राइट्स को अपने मतलब एक तरीके से गेन कर सके। इसलिए कॉर्पोरेट्स ऑल्दो उनको यूज करते हैं, बट स्टिल दे फियर हिम। ठीक है ना? देखिए, गांधी जी का अगर आप एक स्टेटमेंट देखेंगे, गांधी जी को जब भी आप मतलब रीड करेंगे, गांधी जी को जब भी आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि आप एक एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं। गांधी जी नेवर वांटेड हिमसेल्फ, गांधी जी कभी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे, बिकॉज फॉर गांधी जी ट्रूथ वाज नॉट द एंड। ट्रुथ कभी एंड हो ही नहीं सकता, मतलब हम ट्रुथ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। गांधी जी वो परपेचुअल ट्रुथ सीकर, जैसे एक जगह पर गांधी जी पहुंच गए तो गांधी जी उसके आगे जाने की कोशिश करते थे, वो नेक्स्ट मतलब लेवल के बारे में सोचते थे, उसके बाद वहां पहुंच गए तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल तक। इस तरीके से गांधी जी की लाइफ हमेशा आगे बढ़ती रहती थी। इट वॉज नॉट कि गांधी जी जहां पर पहुंच गए दैट वॉज द ट्रुथ। गांधी जी ने हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज बोली है, दैट व्हाट एवर आई डू इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। आई एम, मतलब वो बोलते थे कि आपने उनकी एक बुक देखी होगी, उनका बुक का नाम था एक्सपेरिमेंट्स विद दिस पर्टिकुलर ट्रुथ। इसका मतलब क्या है? वो ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। मतलब क्या है कि वो लाइफ के अंदर ट्रुथ की वैल्यू कहां तक पहुंच सकती है उस चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जस्ट ट्राई टू थिंक कितना बड़ा पर्सन था वो।
Now, how large a person मतलब he was, how large his mental capacity was, how large मतलब कितना बड़ा वो सोच सकते थे. Now, गांधी जी के बारे में आप ये बोल के बिल्कुल चुप नहीं हो सकते that गांधी जी की लाइफ जहां पर पहुंच गई that is absolute truth because गांधी himself was not मतलब वो आसपास भी नहीं था absolute truth के. He actually himself was a truth seeker. नाउ अगर आप देखेंगे गांधी जी अगर इतने विक्टोरियस हुए हैं, अगर वो जीते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है बिकॉज ही जस्ट चोज अ पर्टिकुलर पाथ एंड उसके बाद वो उस पर जाते हैं और वो जीत जाते हैं. ऐसा नहीं है. गांधी जी डिड अ लॉट ऑफ ट्रायल्स. उन्होंने बहुत सारे एफर्टफुल ट्रायल्स किए. इसका मतलब क्या है, गांधी जी अगर वांटेड समथिंग, ही ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही फेल्ड, ही अगेन ट्राइड, ही अगेन फेल्ड, ही अगेन ट्राइड, ही अगेन फेल्ड, ही अगेन ट्राइड, ही अगेन फेल्ड, एंड फाइनली इन द लास्ट अटेम्प्ट ही एक्चुअली सक्सीडेड. दिस इज हाउ एक्चुअली वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस. मतलब ये ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने जाकर ब्रिटिशर्स को बोला कि भैया तुम लोग जाओ, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम नॉन वायलेंस को करेंगे, एंड वो मान गए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. गांधी जी एक्चुअली ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड. ही ट्राइड अंटिल ही सक्सीडेड. ठीक है, तो आपको ये चीज गांधी जी से सीखना है. ही गॉट विक्टोरियस थ्रू हिज एफर्टफुल ट्रायल्स. मतलब वो कोशिश करते रहते थे जब तक कि उनको फाइनली सक्सेस ना मिल जाए. अगर उनकी पोजीशन को अगर आप देखेंगे, इट स्टिल रिमेन्स एम्बिगुअस. मतलब आज तक हम गांधी जी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, एंड शायद आज के बाद आज 100 साल के बाद हम गांधी जी के थॉट्स को पूरी तरीके से समझ नहीं आएंगे. एंड दैट इज व्हाई गांधी जी इज वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज जितने भी हिस्टोरिकल साइंटिस्ट है, जितने भी फिलोसफिकल साइंटिस्ट है, उनकी समझ में आज तक गांधी जी कभी ना आए थे, ना ही कभी आने वाले हैं. सो ऑथर यहां पर बोलते हैं कि गांधी जी वॉज अ वेरी एम्बिगुअस, एक टाइप की एम्बिगुअस पर्सनालिटी थे. इसका मतलब क्या है कि आज तक उनके बारे में एग्जैक्टली चीजें लोगों को पता ही नहीं चलती हैं. बट एक चीज बहुत ही क्लियर है, ऑल्दो बहुत ही एम्बिगुअस है, मतलब उनके बारे में हमें क्लियर चीजें, हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलता है, बट स्टिल ही नेवर वोर अ मास्क. इसका मतलब क्या है, उन्होंने कभी भी खुद को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं की. इसका मतलब है कि जो वो थे, मतलब जो उनकी रियलिटी थी, हमेशा वो खुद को उसी तरीके से शो करते थे. ही नेवर मास्क्ड हिमसेल्फ. उन्होंने खुद को कभी भी किसी और मतलब टाइप से शो करने का ट्राई नहीं किया, और ना ही उन्होंने कभी भी हमारे इंडियन हिस्ट्री को मास्क लाने की कोशिश किया. मतलब जो हमारा हिस्ट्री ना हो उस चीज को दिखाने की कभी भी कोशिश नहीं की है. द पॉइंट इज गांधी जी ऑलवेज ट्राई टू शो द ट्रूथ. जो सामने था वो ट्रुथ है, एंड दैट इज व्हाई गांधी जी के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई किया जाता था. व्हाई ब्रिटिशर्स ऑलवेज रिस्पेक्टेड गांधी जी? बिकॉज ऑफ हिज ट्रुथ, बिकॉज ऑफ हिज नॉन वायलेंस, एंड बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट. ही नेवर एक्चुअली स्पोक अनट्रुथ इवन अ सिंगल टाइम. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई गांधी जी का जो उसके दुश्मन थे, गांधी जी के जो एनिमी थे, वो भी गांधी जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे. रादर देखिए, उन्होंने कभी भी खुद को मास्क नहीं किया, कभी भी हमारी इंडियन हिस्ट्री को मास्क नहीं किया. रादर ही चैलेंज इंडियन हिस्ट्री बाय आस्किंग सम ल्यूसिड, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम इट. वो इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछते थे कि ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस के आंसर सामने आते थे. नाउ देखिए, गांधी जी एक्चुअली ही वाज इंस्पायर्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड एज सॉक्रेटिस. ठीक है, नाउ देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज सॉक्रेटिस. सॉक्रेटिस यूजेस अ मेथड कॉल्ड एज डायलेक्टिक्स. ठीक है, देखिए डायलेक्टिक्स के आपको डिटेल में नहीं जाना है कि एग्जैक्टली डायलेक्टिक्स क्या होता है, कैसे यूज होता है, बट द पॉइंट इज कि दिस इज अ वे, दिस इज अ तरीका टू फाइंड द ट्रूथ, एंड दिस इज द सेम तरीका दैट गांधी जी यूज टू मतलब गांधी जी इस चीज को यूज करते थे वहां तक पहुंचने के लिए. अगर आप डायलेक्टिक्स को देखेंगे तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ. अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने मन से क्वेश्चन पूछो, एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ आंसर. ठीक है, दैट इज व्हाट वाज यूज्ड एक्चुअली बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, गांधी जी के द्वारा ये सब यूज किया था. एज सच इन प्रैक्टिकलिटी ऑल ऑफ गांधीज हिस्टोरिकल एक्शन देयर वाज अ मॉरल और स्पिरिचुअल इंटरोगेशन. मतलब अगर आप जितने भी हिस्टोरिकल एक्शंस गांधी जी के हुए हैं तो सोचिए डायलेक्टिक्स के फॉर्म में, यानी कि वो खुद से एक टाइप के इंटरोगेशन करते थे, वो मॉरल क्वेश्चंस खुद से पूछते थे, वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन खुद से पूछते थे, वो कभी भी आंसर्स के लिए बाहर नहीं ढूंढते थे. ही ऑलवेज लुक्ड इनसाइड. He therefore led India to a historical and civilizational awareness. वो सिर्फ एक इंडिया को उन्होंने सिर्फ आजाद नहीं कराया था, उन्होंने हमें एक ऐसी सोचने की कैपेसिटी दी है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड की है, जहां से हमें एक पूरे हमें एक टाइप के सिविलाइज बनने का एक अवेयरनेस मिला है. हम इतना ज्यादा मिले हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में थे जहां पर हम एक वायलेंट मतलब बहुत ही एक मेथड में फंसे हुए थे. हमें वहां से नॉन वायलेंस की तरफ लेके जाने वाले जो पर्सन थे वो ये थे, हमें ट्रुथ की तरफ लेके जाने वाले जो पर्सन थे वो ये थे. हमें एक्चुअली स्पिरिचुअल एक मेथड पे, एक स्पिरिचुअल एक जर्नी पे लेके जाने वाले पर्सन ये थे. दैट इज मतलब अगर आप ये समझेंगे तो गांधी जी की जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी थी वो एक्चुअली पूरी तरीके से रिवर्स करती है रिलेशनशिप बिटवीन अ लीडर एंड हिज पीपल. नो, गांधी जी से पहले के जितने भी लीडर हुआ करते थे उनको ध्यान से सोचिए, जवाहरलाल नेहरू एंड डिफरेंट लीडर्स, अगर आप उनको सोचेंगे, दे वर एक्चुअली अ पीपल हु यूज्ड टू लिव इन बिग मतलब बंगलास के अंदर रहते थे. देखिए, दिस इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी ऑफ द लीडर हु वर बिफोर गांधी जी, बट द पॉइंट इज कि गांधी जी से पहले लीडर जो थे दे नेवर ट्राइड टू कनेक्ट टू द मासेस, बट द पॉइंट इज कि गांधी जी ने पूरी रिलेशनशिप ही चेंज कर दिया लीडर और जो लोगों
लोग थे उनके बीच में, व्हेन गांधी जी एक्चुअली ट्राइड टू रिलेट विद द पीपल, दे एक्चुअली ही वेंट टू द पीपल एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स को सुनते थे और खुद वहां पर रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे. दिस इज नॉट व्हाट अदर लीडर्स डिड एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड बाकी जितने भी लीडर्स थे उन सबके बीच में. जैसा हमने सोक्रेटिस के बारे में आपको बात किया, सोक्रेटिस वाज वन ऑफ द फिलोसोफर जो कि एंशिएंट ग्रीस के टाइम में हुआ करते थे एंड गांधी जी वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन यानी कि सोक्रेटिस. नाउ सोक्रेटिस एक स्टेटमेंट बोला करते थे दैट ही इज अ मिडवाइफ ऑफ माइंड्स. नो व्हाट इज अ मिडवाइफ? मिडवाइफ ने सुना होगा, सिंपल वर्ड्स आप आया कह सकते हैं, आया या फिर जो आशा वर्कर्स होते हैं उन्हें आप मिडवाइफ कह सकते हैं. देखिए, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है और जब उनका बेबी होने वाला होता है तो उस टाइम जो मिडवाइफ्स होती है ना वो एक्चुअली हेल्प करती हैं उस बेबी को बाहर निकालने में, ठीक है, मतलब उनको पैदा करने में हेल्प करती है. सिमिलरली सोक्रेटिस और गांधी जी बोलते थे वी आर ऑल्सो मिडवाइफ बट ऑफ माइंड्स. इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी सारे के सारे आंसर्स प्रेजेंट है. वो सारी चीजें जो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर, जितने भी डायलेमास आपके माइंड में है ना, उन सबके आंसर्स आपके माइंड के अंदर, आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, बट उसको निकालने के लिए एक आपको सही रास्ता चाहिए. एंड गांधी जी एंड सोक्रेटिस बोला करते थे वी आर एक्चुअली दैट मिडवाइफ्स. मतलब हमारे दिमाग में जो प्रॉब्लम्स है ना, हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. दैट इज वाई गांधी जी जो थे बेसिकली सोक्रेटिस से और उनके जो टाइप ऑफ थिंकिंग थी उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे. अगर हम आप हमारे इंडियन लाइफ की जो डिफरेंट वैल्यूज है उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने उनको रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने एक वायलेंस को नॉन वायलेंस की तरफ लेना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सरसाइज सिखाया लोगों को. उन्होंने एक टाइम का एक्टिव रिफ्लेक्शन सिखाया जहां पे लोग खुद के बारे में, उन्होंने खुद के इनर चीजों को देखना स्टार्ट कर दिया. लोग वहां पर ट्रुथ की तरफ जाते हैं. लोगों ने यहाँ पर लाइवली अवेयरनेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया. डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर गांधी जी के मतलब नक्शे कदम पे चलते हुए लोगों ने एक्चुअली अपने लाइफ के अंदर चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए. एंड दैट इज वाई गांधी जी ये मानते थे कि अगर सच में किसी पर्सन को अपने लाइफ के लिए चेक करना है, ट्रू टेस्टिंग करनी है, तो दो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं. फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सेल्फ रिस्ट्रेंट. सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा मतलब क्या है कि क्या तुम एक पर्टिकुलर चीज को एवरी सिंगल डे कर सकते हो. मतलब इफ यू हैव टू से स्पीक ट्रुथ, तो क्या तुम हर दिन सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो? क्या तुम हर दिन वो ट्रुथ बोल सकते हो? एंड सेकंड इज कॉल्ड सेल्फ रिस्ट्रेंट. इसका सीधा सा मतलब है कि इफ यू आर फोर्स्ड टू स्पीक अनट्रूथ, यानी कि अगर आपको झूठ बोलने को फोर्स किया जाता है तो कैन यू रिस्ट्रेन योरसेल्फ? क्या आप उस चीज से साइड होकर अगेन ट्रुथ के ऊपर अपने आप को रोक के रख सकते हो? एंड दिस रिलेशन ही ऑब्जर्व्ड एक जो एक टाइप का सेल्फ इंटेलिजेंट पर्सन होता है. इसका मतलब सिंपल सा वर्ड है सेल्फिश. एक सेल्फिश पर्सन जो होता है ही लिव्स टू ईट, मतलब वो खाने के लिए जीता है. बट एक सेल्फ रिस्ट्रेंट पर्सन जो होता है ही ईट्स टू लिव, यानी कि वो जीने के लिए खाता है. देखिए, वी शुड नॉट बी अ पर्सन जो कि खाने के लिए जी रहा है. हम ऐसा नहीं कि हमारे खाना ही मतलब, देखिए यहाँ पर खाने का मतलब फूड नहीं है. खाने का मतलब यहाँ पर पावर, हंग्रीनेस, ठीक है, किसी एक चीज के लिए सेल्फिशनेस, मतलब जो भी हमें चाहिए, मुझे बस ये चाहिए, इसी के लिए मैं जी रहा हूँ, ये मिल जाएगा तो मेरा जीवन कंप्लीट हो जाएगा. दिस शुड नॉट बी आवर एम. हमारा एम होना चाहिए दैट वी शुड एक्चुअली ईट टू लिव, मतलब हमें जीने के लिए खाना चाहिए, हमें खाने के लिए कभी जीना नहीं चाहिए. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है. एंड जो गांधी जी की जो विजन थी, उनकी कम्युनिटी की जो विजन थी, दैट एक्चुअली गोज इन द सेम डायरेक्शन. जहां पर गांधी जी बोलते हैं कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, मतलब अगर आपको अपने बारे में और बेटर जानना है, अगर आपको सेल्फ रूलिंग करनी है, तो सेल्फ रूलिंग का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स यहां पर बाहर चले जाएंगे तो आपको सेल्फ रूल मिल जाएगा. सेल्फ रूल एक्चुअली मींस कि हर एक पर्सन खुद को यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियस होकर खुद को यहाँ पर रूल करना स्टार्ट करेगा. इसलिए वो एथिकल प्राइमेसी, एथिकल जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल प्राइमेसी है, इन सबको ज्यादा मतलब वो देते हैं, वैल्यू देते हैं एज कंपेयर टू सिर्फ इंडिपेंडेंस लेना. गांधी जी का एम नहीं था. गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जाए और हम इंडिपेंडेंट हो जाए. गांधी जी चाहते थे जब ब्रिटिशर्स जाए और हम इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद एवरी सिंगल पर्सन शुड एक्चुअली रूल देमसेल्फ. दैट इज व्हाट एक्चुअली ट्रू इंडिपेंडेंस मेंट फॉर गांधी जी. फॉर गांधी जी एक सेल्फ रियलाइज और एक सेल्फ कॉन्शियस कम्युनिटी जो है वो एक ऐसी हो सकती है जो कि एक्चुअली लोगों के अंदर जो वैल्यूज है उसको डेवलप कर सके, लोगों के अंदर वैल्यू सिस्टम टाइप का डेवलप कर सके. तभी जाकर गांधी जी का जो एम जो है वो कंप्लीट हो पाएगा. गांधी जी ऑलवेज वांटेड कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वहां पर सिर्फ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हम यहां पर एक पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट कर रहे हैं वो हमारा पॉलिटिक्स हो गया. पॉलिटिक्स एक्चुअली मीन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, गांधी जी बिलीव करते थे एक टाइप के इंटर रिलेटेड नेचर में, मतलब ह्यूमंस अगर रह रहे हैं तो उनका बहुत सारे डिफरेंट चीज रिलेटेड है, वो सब आपस में रिलेटेड होने चाहिए. जैसे कि देखिए, वो बोलते थे कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हर एक पर्सन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हर एक पर्सन को इलेक्शन मिलना चाहिए. ऑल तो देखिए, अभी के लिए तो हम जो डेमोक्रेसी का बेसिस जो डेफिनेशन है, हम इसी चीज पर हमेशा फाइट करते रहते हैं कि डेमोक्रेसी में सबको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेशन मिले, इलेक्शंस मिले. बट द पॉइंट इज कि गांधी जी चाहते थे कि डेमोक्रेसी के थ्रू एक्चुअली लोगों का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो, लोग अपने आप को डेवलप करें, लोग अपने अंदर की वैल्यू सिस्टम को बाहर निकाले, तब जाकर एक्चुअली डेमोक्रेसी यहाँ पर इंडिया के अंदर सक्सेसफुल हो पाएगी. ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी जो है, गांधी जी ये चाहते थे कि वो अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन था उनका, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी पर्सन के अंदर, वो सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि वो पब्लिक, मतलब पब्लिक की जो लाइफ है उसके अंदर बाहर आए. इसका मतलब क्या है? पब्लिक लाइफ का सीधा सा मतलब है सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, पर समाज के बेसिस पे, मतलब सोसाइटी के बेसिस पे वो चीजें आनी चाहिए. मतलब एक पर्सन अगर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेटिव होने की कोशिश कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, समाज को भी फायदा करेगा.
ठीक है, इसलिए उनका कहना है कि सॉलिडारिटी इज द एडवांसमेंट ऑफ दैट वेरी एथिक्स। इसका मतलब क्या है, सॉलिडारिटी का सीधा सा मतलब होता है कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के लिए जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिडारिटी। तो यहां पर उनका कहना यह है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ आके काम करेंगे डिफरेंट चीजों के लिए, तब जाकर एक्चुअली हमारा भारत महान बनेगा। However, गांधी जी ने हमें यह भी साथ में सिखाया है कि सॉलिडारिटी जो है इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस ऑफ कंपैशन। सिर्फ कंपैशन करना, एक दूसरे के लिए नो केयर करना, दैट इज नॉट जस्ट सॉलिडारिटी, बट एक्चुअली सॉलिडारिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबल होकर इस पर्टिकुलर कलेक्टिव इंटरेस्ट को शो करना है, हमें सबको साथ में मिलकर एक डिसीजन को लेना है, और उसके बाद ही हम एक्चुअली एक अच्छा इंडिया बना सकते हैं। Undoubtedly, Gandhi knew well that a global responsibility is nothing but an overriding loyalty to mankind. ध्यान सोचिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, दिस इज अ वेरी वेरी डीप स्टेटमेंट। गांधी जी ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ग्लोबल लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो और कुछ नहीं है बट एक्चुअली हमारे मैनकाइंड यानी कि जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसके लिए जो लॉयल्टी है, दैट इज एक्चुअली द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हमारी ग्लोबल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, मतलब ये चीजें बाद में है कि हमारे रिसोर्सेज बचेंगे, हमारे इन्वायरमेंट है। देखिए, इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज तो तब रहेगी ना अगर हमारे यहाँ पर ह्यूमैनिटी अच्छी रहेगी। तो अगर हमारे पे यहाँ पर सोचिए ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी, आपस में एक दूसरे फाइट करते रहेंगे, द पॉइंट इज कि अच्छे एनवायरमेंट का कोई फायदा नहीं होगा ना, किसी भी और चीज का फायदा नहीं होगा। मान लीजिए हम कल को डेवलपमेंट कर लेते हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड को हम स्मार्ट सिटी बना देते हैं, बट द पॉइंट इज कि वो स्मार्ट वर्ल्ड बनाने के बाद भी अगर सब आपस में एक दूसरे फाइट करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो स्मार्ट वर्ल्ड वहां पे रह पाएगा? राइट, बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। इसलिए गांधी जी का कहना है कि जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली मैनकाइंड की लॉयल्टी है। मतलब एक्चुअली जब मैनकाइंड एक साथ रहना स्टार्ट करेगा, एक साथ एक दूसरे पे बिलीव करना स्टार्ट करेगा, दैट विल एक्चुअली बी द डे जिस दिन हमारा वर्ल्ड का जो मेन प्रॉब्लम है वो चीज सॉल्व हो जाएगी। इट गोज विदाउट सेइंग कि गांधी जी को अगर रिमेंबर करना है, दैट इज एक्चुअली अ वे टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि हमारी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारी मैनकाइंड के लिए लॉयल्टी क्या है, किस तरीके से हमें शेयर्ड वैल्यूज को यहाँ पर शेयर करना है। विदाउट इट, अगर हम इस चीज को नहीं बिलीव करेंगे तो कोई भी सॉलिडारिटी नहीं होगी, कोई भी पर्सन यहाँ पे साथ नहीं आ पाएगा, कोई भी यूनिवर्सल लेवल पे हार्मनी नहीं हो पाएगी। और इस चीज को अगर करना है तो हमें गांधी जी की इस बात को डेफिनेटली मानना होगा ना। गांधी जी का यहाँ पर यह कहना है कि एक मॉरल लीडरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी के टाइम में उसको आप देखिए, पैंडेमिक के टाइम में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉरल। एक लीडर हमें ऐसा होना चाहिए कि जो मॉरल वैल्यूज को देखे। जितने लोग यहाँ पे डेथ हो रही है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर कॉज कर रहा है पैंडेमिक, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर काम करना होगा, जहां पर हमें एम्पैथी और जितने भी सफरिंग्स है, ह्यूमन सफरिंग्स, इन सबको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना होगा, एम्पैथी को यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, जितने भी ग्रीवांसेस ह्यूमैनिटी के हो रहे हैं इन सबको यहाँ पर रिड्यूस करना होगा। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि मॉरल लीडर हो। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इकोनॉमी को डेवलप करने के बारे में सोचे, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट द पॉइंट इज यहाँ पर गांधी जी की अगर आप विचारों को फॉलो करेंगे तो एक मॉरल लीडर का होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी के टाइम में जो डेथ्स हो रही हैं डेथ को कॉज कर सके, डेथ को रोक सके एक्चुअली। नाउ इवन इफ गांधी जी इज नो मोर अमंग अस, देखिए गांधी जी 1948 में उनकी डेथ हो जाती है, उनके वो ऑल्दो अभी हमारे साथ नहीं है, बट पॉइंट इज उनका स्पिरिट आज भी हमारे साथ है। बहुत सारे डिफरेंट लीडर्स हैं जो एक्चुअली गांधी जी को फॉलो करते हैं। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, खान अब्दुल गफर खान, मार्टिन लूथर जो थे, नेल्सन मंडेला थे, मतलब वी हैव एंडलेस लीडर्स जो एक्चुअली गांधी जी को फॉलो करते हैं, उनके रिस्पेक्ट, उनके जो थॉट प्रोसेस था उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एंड गांधी जी इज वन सच पर्सन जिसके थॉट प्रोसेस को कोई भी कंप्लीटली फॉलो नहीं कर सकता है। ही वॉज वन ऑफ इट्स काइंड। गांधी जी जैसा दोबारा कभी कोई नहीं हो सकता है। तो सो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड एक्चुअली बी वेरी प्राउड कि गांधी जी हमारे कंट्री के मेंबर थे। ही वॉज अ पर्सन हु ऑफ आवर कंट्री। नाउ एक चीज आपको ध्यान में ये भी रखना है कि ऑल्दो यू मस्ट बी प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि गांधी जी वॉज फ्रॉम इंडिया, बट ऑलवेज रिमेंबर कि गांधी जी इज नॉट वर्शिप जस्ट इन इंडिया, बट ही इज एक्चुअली वर्शिप्ड एंड एडमायर इन एंटायर वर्ल्ड. He was such a personality. So we should always actually try to strive to be like Gandhi. We cannot be like, मतलब we cannot be Gandhi, but we should actually strive to be like Gandhi. ठीक है, एज अ ग्लोबल थिंकर अगर आप ग्लोबल थिंकर देखेंगे, वो सिर्फ एक हिस्ट्री के लिए, सिर्फ वो 1940s तक वहां पर सीमित नहीं है. ही इज ट्रांस हिस्ट्री. ट्रांस हिस्ट्री का मतलब है ही इज बिफोर हिस्ट्री एंड आफ्टर हिस्ट्री. आज से 100 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो गांधी जी विल रिमेन इन द हिस्ट्री. ही इज ट्रांस. जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं उन सबकी ट्रांस है, मतलब कि वो सिर्फ इंडिया के अंदर मतलब कैद नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर उनकी वैल्यू नहीं है. ही इज एक्चुअली वैल्यूड इन एंटायर वर्ल्ड, एवरी सिंगल वर्ल्ड. आज से 100 साल के बाद भी देखेंगे तो उनकी वैल्यू जो है यूएसए, यूके, अमेरिका, आप किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, वहां पर उनकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होने वाली है. बिकॉज गांधी जी वॉज सच अ लीडर, जो एक मॉरल लीडर थे, जो एक पॉलिटिकल लीडर थे. ही वॉज नॉट जस्ट अ लीडर, राइट. एंड दैट इज वाई वी से दैट उनके जो रेडिकल पार्ट्स है, जो उनका जो एक बहुत सारे गांधी जी कैसे थॉट प्रोसेस है, जहां तक शायद अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें अभी बहुत कोशिश करनी होगी. एज अ ह्यूमैनिटी हमें काफी एफर्ट्स लगाने होंगे वहां तक पहुंचने के लिए. आई होप आपको गांधी जी का ये जो पर्टिकुलर जो एडिटोरियल आया था ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस वाज ब्रिलियंटली रिटन. ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे इसमें. आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. देखिए, ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये बात करता है रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन लगातार इंक्रीज हो रही है और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है. तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी बातें की हुई हैं. कुछ यहाँ पर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन जो आया है इसको हम फटाफट देख लेते हैं. देखिए, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका रिसेंटली कमेंट आया है जहां पर उन्होंने ये बोला है कि रशिया डज नॉट वांट वॉर्स.
ना देखिए ये कमेंट तब आया है जब यूएसए ने यहाँ पर रशिया को कुछ लिखकर भेजा था, कुछ मतलब रिस्पॉन्स वगैरह मांगा था कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। तो रशिया ने यहाँ पर ये लिखा है कि रशिया वॉर्स नहीं चाहती है और एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहती है। तो इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे एक होप बन रही है कि रशिया का जो इशू है वहां, मतलब रशिया का जो पार्ट है वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है कि आगे जाकर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन आ जाए। तो लास्ट वीक अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखेंगे तो बहुत सारी जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हुई हैं जो कि एक्चुअली शो कर रहा है कि शायद मतलब आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है वहां की वो डीएस्केलेट हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ना देखिए एक चीज तो वहां पर कौन कौन सी चीजें हुई हैं वो देखते हैं। पहली बात तो यूएस ने यहाँ पर राइट किया था रशिया को, जिसका रिस्पॉन्स रिसेंटली रशिया से आया है, जहां पर रशिया ने ये बोला है कि रशिया वॉर्स नहीं चाहती है। सेकंड चीज, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया के साथ बातचीत कर रहे हैं लगातार और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रांस को देखिए, ये रशिया वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज यूक्रेन, यूक्रेन का ये पार्ट है क्रीमिया। नाउ यूक्रेन, बेलारस और यहां पर जॉर्जिया है, रशिया के जस्ट नीचे जॉर्जिया। ये तीन पार्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम में हॉट टॉपिक चल रहे हैं। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट आपको एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है कि रशिया के आसपास वाले जो कंट्रीज है ना, इसका इफेक्ट सिर्फ इस एरिया में नहीं है, इसका इफेक्ट एक्चुअली पूरे यूरोप के अंदर आ रहा है। एंड स्पेशली यहां पर जो वो है यूएसए है, इस यूएसए के अंदर भी इसका इफेक्ट जो यहां से यहां तक यूएसए है, ठीक है, इसके अंदर भी इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। यूएसए यहां पर ट्राई कर रहा है। देखिए दिस इज फ्रांस, यहां पे आप जर्मनी देखिए, जर्मनी भी यहां पे ट्राई कर रही है। एवरी सिंगल कंट्री इज एक्चुअली ट्राइंग कि रशिया का जो प्रॉब्लम यहां पर यूक्रेन के साथ हो रहा है, इस पूरे एरिया में रशिया ने अपने ट्रुप्स को यहां पर मोबिलाइज कर दिया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो देखा, जैसा हमने देखा यूएसए, फ्रांस, अब देखिए जर्मनी की जो चांसलर है वो भी कहीं ना कहीं रिवाइव करना चाहती है कि जो मिन्स्क, देखिए मिन्स्क एक प्लेस है दैट इज इन बेलारस, ठीक है, बेलारस के अंदर एक बातचीत हो रही थी जो कि रशिया का यूक्रेन का टेंशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। तो जो बेलारस का जो इशू है, मतलब जो ये मिन्स्क का प्लेस है, वो टॉक्स कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, ठीक है। इस टॉक्स को फिर से यहां पर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है बाई जर्मनी। जर्मनी चाहती है कि प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करे ताकि एक पीसफुल सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि यूक्रेन का जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक पहली बात तो वो सॉल्व हो, और सेकंड चीज रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी एक्सटर्नल इशू चल रहे हैं वो भी यहां पर कहीं ना कहीं सॉल्व होना चाहिए। नाउ जो व्लादिमीर पुतिन है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, वो ये बोलते हैं कि यूएस ने रिसेंटली जो रिस्पॉन्स किया है वो अभी तक रशिया का जो कोर सिक्योरिटी कंसर्न है उसको एड्रेस नहीं करता है। तो क्वेश्चन कम्स कि रशिया का एग्जैक्टली कोर सिक्योरिटी कंसर्न है क्या। अगर आप इस मैप को फिर से ध्यान से देखेंगे, देखिए दिस इज रशिया, रशिया के आसपास जो जैसा हमने देखा था बेलारस, यूक्रेन और यहाँ पे जॉर्जिया है, ये तीनों ही कंट्रीज एक्चुअली ऐसी कंट्री है जिसको यूएसए एंड जो जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं ये लोग इसको नाटो के अंदर मतलब ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। बेलारस को, यूक्रेन को, जॉर्जिया को नाटो ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हैं। देखिए अगर ये नाटो के अंदर ऐड हो गया तो बेसिकली इसका एफिलिएशन जो है वो वेस्टर्न कंट्री के साथ हो जाएगा, ठीक है, इन सब का जो एफिलिएशन है उधर हो जाएगा। उसके कारण रशिया का जो इन्फ्लुएंस है, एक टाइप का बफर जोन जो है, ये एक टाइप का रशिया का वो है, ठीक है, जोन है जो कि एक्चुअली से बचाता है किसी भी टाइप के अटैक से। तो ये चीज इन्फ्लुएंस इसका फिनिश हो जाएगा। रशिया ये चाहती है कि इन तीनों कंट्री को यहाँ पर नाटो के अंदर ऐड ना किया जाए, ठीक है। इसी के कारण बोला जा रहा है कि रशिया अभी भी मान नहीं रहा है कि उसकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो पूरी तरीके से सॉल्व हुए हैं। इसलिए ऑथर का कहना यह है कि हो सकता है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जो फियर्स है, जो डर है, वो अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है। देखिए अगर आप रशिया की बात करेंगे, रशिया ने भी कुछ दिनों पहले, पिछले अगर एक महीने देखेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रुप्स को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन, बेलारस। और देखिए एक ट्रांसनिस्ट्रिया नाम का एक प्लेस होता है। नाउ ट्रांसनिस्ट्रिया आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पर एक कंट्री है, मैं आपको शो करता हूँ मैप के अंदर। देखिए ये देखिए दिस इज रशिया, ठीक है। रशिया के जस्ट पास में यूक्रेन है, जैसे हम देखें यूक्रेन के जस्ट ऊपर नॉर्थ में यहाँ पर बेलारस है। यूक्रेन का जो नीचे वाला पार्ट है क्रीमिया, ये पूरी तरीके से रशिया के कंट्रोल के अंदर है फिलहाल तो, ठीक है। तो रशिया ने इसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। नाउ सो मेन थिंग इज यहाँ पर बेलारस है, ये यूक्रेन है। नाउ देखिए दिस इज द कंट्री कॉल्ड एज मोल्डोवा। मोल्डोवा का जो आप यहाँ पर साउथ ईस्टर्न पार्ट देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसनिस्ट्रिया। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ट्रांसनिस्ट्रिया, ये एक्चुअली मोल्दोवा का एक ब्रेक अवे रीजन है। देखिए जिस तरह से आप देखते हैं इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे जेएनके का अंदर जो इशू चल रहा है, तो जेएनके का देखिए आपने कुछ वाला पार्ट जो कैप्चर कर लिया गया है भाई पाकिस्तान, जिसे हम पीओके बोलते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट भाई चाइना ने किया जिसे हम अक्साई चीन बोलते हैं। उस तरीके से जो मोल्डोवा का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, सॉरी साउथ ईस्टर्न पार्ट है, इसे बोलते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया। ये वो वाला पार्ट है जो एक्चुअली मोल्डोवा से अलग होना चाहता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए, ये तीनों ही रीजन एक्चुअली रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही रीजन को कैप्चर करने के लिए, मतलब कैप्चर इन द सेंस कि इस एरियाज के ऊपर बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए रशिया ने अपने अपने ट्रूप्स को इन तीनों रीजन्स के आसपास पूरी तरीके से प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसी कारण माना जाता है कि रशिया के पास एक मिलिट्री एडवांटेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एडवांटेज है। लेकिन जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्री जो है वो विलिंग है अभी फिलहाल के लिए, वो चाहती है कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को यहाँ पर परस्यू किया जाए ताकि किसी भी टाइप का जो वॉर टाइप सिचुएशन है, फिर जो मिलिट्री जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, वो चीज अभी मतलब बात ना आए। बेसिकली डिप्लोमेटिक लेवल पे ये चीज सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। तो रशिया भी ये चाहती है ऑब्वियसली कि इस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करे। रशिया भी ये चाहता है कि वॉर टाइप का कोई भी सिचुएशन ना बने, बिकॉज दोनों ही कंट्री यहाँ पर देखिए आर्म कॉन्फ्लिक्ट तो कोई नहीं करना चाहता। अभी के टाइम में सबको पता है कि रशिया भी एक टाइप का न्यूक्लियर पावर है, यूएसए भी एक टाइप की न्यूक्लियर मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो है, पावर है। बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज है जो कि यहाँ पर बहुत नुकसान हो जाएगा अगर किसी भी टाइप का वर्ल्ड वॉर हुआ है, मतलब वॉर भी हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। इसी चीज को यहाँ पर रोकने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस के थ्रू इस चीज को परस्यू करना होगा। इसलिए देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर डी एस्केलेशन। इस हर एक कंट्री यहाँ पर ये चाहती है कि डी एस्केलेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।
ना रशिया यहाँ पर अगर पिछले कुछ महीने में देखेंगे तो डिप्लोमेटिकली काफी जीत रहा है। कैसे? अगर आप देखेंगे मिस्टर पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड मेनी थिंग्स विदाउट अ शॉट बीइंग फायर। ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑथर है उनका कि मतलब बिना एक भी गोली चले उन्होंने बहुत चीजें ऑलरेडी अचीव कर ली है ना। रशिया के देखिए कुछ डिमांड्स थे। पहली बात तो सबसे पहले रशिया ये चाहती थी कि जो वेस्टर्न लीडर्स है, जो यूएसए के लीडर्स है, फ्रांस, जर्मनी, सबके जो लीडर्स है, उनसे बातचीत करें ताकि जो नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है उसको पूरी तरीके से रोका जाए। जैसा मैंने बात की थी पीछे कि बेलारस, यूक्रेन और जॉर्जिया, ये तीन कंट्री ऐसी हैं जिसको नाटो अपने अंदर लाना चाहता है। यूरोपियन पावर्स इसको नाटो का मेंबर बनाना चाहती है, बट रशिया ऐसा नहीं चाहता है। तो पहली बात तो वेस्टर्न लीडरशिप इसकी बात करने को रेडी नहीं थे। मतलब वो चाहते थे कि तीनों को जल्दी जल्दी नाटो के अंदर ऐड कर लूं, बट रशिया से कोई बातचीत ना करनी पड़ी। बट यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने कहीं ना कहीं फोर्स कर दिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि अब वेस्टर्न लीडर्स बातचीत करने को रेडी हो गए हैं। ठीक है। सेकंड चीज देखिए, यूक्रेन के आसपास में अपने मिलिट्री को लगा करके, मतलब मिलिट्री को यूज करके, वहां पर कहीं ना कहीं रशिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि इसके आगे वेस्टर्न कंट्रीज अब नहीं आ सकती है, वरना वॉर टाइप सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी। नाउ यूएस और इसके अलाइज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान होगा 2014 के अंदर इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि यूक्रेन, स्पेशली यूक्रेन का जो नीचे वाला पार्ट जो क्रीमिया है, जब उसके ऊपर रशिया ने एनेक्स किया था, उसको मतलब जब छीन लिया था, तो कहीं ना कहीं एक धमकी लग रही थी, एक यूएस और जितने भी अलाइज है वो धमकी दे रहे थे कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। बट द पॉइंट इज कि 2014 था वो साल और 2022 आ गया। मतलब इट हैज ऑलवेज बीन 8 years बट स्टिल नोबडी इज थ्रेटनिंग टू पनिश रशिया। रशिया के ऊपर एक भी एक्शन नहीं किया गया। रशिया के ऊपर अभी तक कोई भी सैंक्शन नहीं लगाए गए, मतलब सैंक्शन इन द सेंस कोई भी हार्ड सैंक्शन नहीं लगाए गए, हार्ड सैंक्शंस नहीं लगाए गए जिससे कारण रशिया को कोई भी यहां पे प्रॉब्लम हो सके। ठीक है। तो ऑल्दो क्रीमिया रशिया के पास पूरी तरीके से है, बट यूएसए या फिर कुछ भी कोई भी कंट्रीज यहां पर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है। इसके कारण एक स्टेटस को बन गया है, यानी कि पोस्ट प्री वर्ल्ड वॉर एरा के अंदर जितना जो भी चीजें पहले थी वही चीजें फिर से रिड्रॉ होना स्टार्ट हो गई। बिसाइड्स यूएसए ये भी अब स्टेटमेंट बोल रहा है, यूएसए ये भी बोल रहा है कि इट इज ओपन टू डिस्कस सम ऑफ रशिया सिक्योरिटी कंसर्न्स। देखिए इससे पहले यूएस रशिया से बातचीत करने को भी रेडी नहीं था, बट यहां पर यूएसए बातचीत करने को रेडी हो गया है। वो बोल रहा है कि रशिया देखिए जो भी चीजों पे बात करना चाहता है, स्पेशली रशिया का जो ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है, वहां पर रशिया कुछ मिसाइल्स को डिप्लॉय करना चाहता है। ठीक है। मतलब जो ऑब्वियसली रशिया का खुद का एरिया है, लेकिन इसके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसके कारण रशिया लगा नहीं पा रहा है, रशिया इन मिसाइल्स को डिप्लॉय नहीं कर पा रहा है। यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर मान गया है कि ठीक है हम इस चीज के ऊपर बातचीत करने को रेडी है। देखिए यूएसए ये नहीं माना है कि हम मिसाइल के लिए रेडी है, मिसाइल को डिप्लॉय करने को रेडी है। यूएस सिर्फ ये बोल रहा है कि हम बातचीत करने को रेडी है। सेकंड चीज, जितने भी सेंसिटिव रीजन है आसपास में, जैसे मेडिटेरेनियन सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, इन सब एरियाज के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने के लिए भी रशिया आप लगातार परमिशन मांग रहा है, बट यूएसए इसको मना कर रहा था। अगेन यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज मान गया कि ठीक है हम रशिया से इस चीज के बारे में बातचीत करने को रेडी है। नाउ ऑथर का यहां पर बोलना यह है कि रशिया को यहां पर यूएस के सारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस क्राइसिस को जल्दी जल्दी डीएस्केलेट करना चाहिए, बिकॉज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, देखिए ऑटोमेटिकली रशिया का जो मेन कंसर्न है, यानी कि नाटो यहां पर ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी, राइट। इस चीज के लिए रशिया को यहां पर इस चीज को मान लेना चाहिए। नाउ ऑथर का यहां पर फाइनली ये बोलते हैं कि अगर रशिया इन सबको बातचीत को ना मान करके अटैक करता है, मतलब आगे जाकर अटैक करता है, और जो बाइडेन जो है यूएस के प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि रशिया अटैक कर ही दे, तो ऑथर का बोलना यह है कि दिस विल बी अ मिस्टेक। बिकॉज देखिए ये तो बहुत ही इजी सा एक टाइप का गेस हो सकता है कि रशिया जितना स्ट्रांग है अभी के टाइम में, वो बहुत ही इजीली यूक्रेन को पूरी तरीके से ओवररन कर देगा। मतलब मिलिटरीली तो वो यूक्रेन को मतलब 2 दिन में टिकने नहीं देगा, ये तो सबको पता है। बट द पॉइंट इज कि देखिए अगर आप यूरोप देखेंगे, यूरोप के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है यहाँ पर ये यूक्रेन। तो अगर यूक्रेन के अंदर हो सकता है आज तो रशिया जीत जाए, बट द पॉइंट इज इसको स्टेबल रखना है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप एक एग्जांपल समझिए, अगर आप यूएसए का एग्जांपल लेंगे, यूएसए ने अफगानिस्तान को जब ओवररन किया था 2001 के अंदर, तो उनको कितना टाइम लगा था? 10 दिन लगे थे मुश्किल से। 10 दिन के अंदर यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर जो उस टाइम तालिबान गवर्नमेंट थी उसको लिटरली भगा करके वहां पर अपना खुद का गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लिया था। मतलब वहां पर ऑलमोस्ट अपना खुद का एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लिया था उन्होंने, मतलब डी फैक्टो रूलर्स बन गए थे वहां पर। यूएसए ने वहां पर 20 साल तक वहां पर कंट्रोल किया, बट द पॉइंट इज एक साल के लिए भी यूएसए वहां पर पूरी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं ला पाया, राइट। उस विक्ट्री तो उन्होंने बहुत ही आसानी से अचीव कर ली, बट उस विक्ट्री को सस्टेन नहीं कर पाए। और सेम चीज यहां पर ऑथर बोलते हैं कि अगर आप यूएसए के जितने भी मिलिट्री यहां पर वो चीजें हुई है उससे अगर आप एक भी लेसन लेंगे, तो रशिया यहां पर यूक्रेन को अटैक करके जीत तो सकता है, बट इस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसी चीज के लिए ऑथर का यहां पर कहना है कि रशिया को यहां पर किसी भी चीज के लिए यहां पर मतलब हड़बड़ी दिखानी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए, और रशिया को यहां पर सेम मिस्टेक को मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए जो कि यूएसए अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर ऑलरेडी कर चुका है। और यूएसए को यहां पर मुंह की खानी पड़ी है हर जगह पे। यूएसए हैज टू गो बैक, मतलब हैड टू गो बैक एवरी सिंगल टाइम। हर बार यूएसए को हार के वापस जाना पड़ा है। ऑथर का बोलना यह है कि व्लादिमीर पुतिन को सेम मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यूरोप के अंदर फिर से जो कोल्ड वॉर जो चल रहा था 1990s तक का, वो कंडीशन फिर से वापस आ जाएगा और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा दोनों आर्टिकल। आई होप आपको दोनों आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे, स्पेशली जो महात्मा गांधी वाला आर्टिकल था। आप अगर चाहे तो आप उसको ब्लैंक पेज के ऊपर आप लिख कर ट्राई कर सकते हैं, आपने एक्जैक्टली कौन कौन से स्टेटमेंट्स आज सीखे हैं और एक्जैक्टली आप गांधी जी के बारे में क्या क्या सोचते हैं, आपके थॉट क्या क्या है उनके बारे में। ठीक है। आप एवरी सिंगल थिंग जो भी आपके दिमाग के अंदर आता है डू राइट
डाउन, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थे हमारे दोनों आर्टिकल्स। आई होप आपको दोनों एडिटोरियल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।